नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। लेकर हाजिर हूं आप सभी दर्शकों के सामने आज की स्ट्रेट टॉक। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा एक एक करके सभी देश मंच पर आते हैं और वो गजा के समर्थन में अपनी बात कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ब्रिटेन और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम बड़े देश जो हैं ये फ़िलिस्तीन को अलग राष्ट्र की मान्यता दे चुके हैं। अमेरिका नहीं दे रहा है, इजराइल अपनी बर्बरता को रोकने के लिए तैयार नहीं है, राज़ी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, तमाम जानकार ये मान रहे हैं कि इस वक्त फ़िलिस्तीन कॉज जो है ये अभी सबसे मजबूत स्थिति में है। और क्या इससे ये माने कि अब गज़ा में जो नरसंहार हो रहा है, अब कोई ठोस, कोई निर्णायक जो है फैसला वो हम भविष्य में देख सकते हैं। कुछ इसलिए हम कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों के सामने लेकर आए हैं और उसके बाद कुछ सवाल अपने दर्शकों के सामने रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़िलिस्तीन को राष्ट्र बनता हुआ देखा जा सकेगा, जो कि 77 सालों से लगातार हम यहाँ पर संघर्ष देख रहे हैं, हिंसा देख रहे हैं और अभी तो सबसे अधिक बर्बरता, नरसंहार भी देख रहे हैं। हम अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ पहले फैक्ट्स रखते हैं अपने दर्शकों के सामने। अब तक 65,344 ये ताज़ा आंकड़े हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं, जिसमें फ़िलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। इजरायली सेना के कार्रवाइयों में 70% मरने वालों में महिलाएं हैं, बच्चे हैं और तो और सबसे जो भयावह इस युद्ध की तस्वीरें हैं वो कहती हैं कि 70% स्वास्थ्य सुविधाएं तबाह हैं, जहां पर महिलाएं, बच्चे अपना इलाज कराने की उम्मीद लेकर जाते हैं। जो युद्ध का शिकार बनाए जा रहे हैं वो 70% स्वास्थ्य सुविधाएं भी इजरायली सैन्य ऑपरेशन में तबाह कर दी गई हैं। राहत केंद्रों पर 2000 लोगों की हत्या, ये आंकड़े जो हैं ये यूनाइटेड नेशंस के आंकड़े हैं, जिसने अपनी एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में इजराइल को नरसंहार का दोषी पाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई थी, इस महासभा में तमाम बड़े बड़े देशों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने और भी जो बड़े बड़े देश है, यूरोपीय यूनियन ने, ईयू ने, तमाम इन देशों ने फ़िलिस्तीन को मान्यता दे दी है, फ़िलिस्तीन के कॉज को जो है सपोर्ट किया है। और वहाँ पर जिस तरीके से जनसंहार हो रहा है इस पर अपनी चिंताएं जताई हैं। अमेरिका को छोड़कर अधिकतर लोकतांत्रिक राष्ट्र एकजुट दिख रहे हैं। इजराइल को अलग थलग करने की जो कोशिश दिख रही है, जो स्ट्रैटेजी दिख रही है, क्या ये अलग थलग कर जो दबाव बनाने की कोशिश है, इसका कोई असर इजराइल पर होगा? ज़मीन पर कोई असर इजराइल पर होता नज़र आता है? ट्रंप मिले हैं 8 इस्लामिक देशों के राष्ट्र प्रमुखों से, रिप्रेजेंटेटिव से। तो क्या ट्रंप जो यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों को कहते हैं, धमकाते हैं कि आप लोगों ने क्या कर लिया, आप कुछ नहीं करते हैं, और उसके बाद वो 8 इस्लामिक देशों के साथ मीटिंग करते हैं। गजा में नरसंहार रोकने के लिए इन तमाम प्रयासों के या फिर घटनाक्रम को कैसे देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जो मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, और तमाम जो एंगल है गज़ा वॉर की या फिर फ़िलिस्तीनी राष्ट्र का जो एक कॉज है उसको बहुत ही व्यापक तरीके से और गंभीरता से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग स्ट्रेट टॉक के इस प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद जी सर, शुरुआत में करना चाहती हूँ, यूएनजीए बड़ी नज़रें लगी हुई थी कि जब यूएनजीए में तमाम मुल्क इकट्ठा होंगे, फ्रांस जो कि काफ़ी पहले से ही ये कह रहा था कि वो फ़िलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देगा और उसने यहाँ पर मान्यता दी। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पहले से मान्यता दे चुके हैं। हम देख रहे हैं, हम ये भी तस्वीरें देख रहे हैं कि जब ईयू की जो चीफ आती हैं उर्सुला वॉन डेर लेन, वो कहती हैं कि हम एक कमेटी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यूरोपियन नेशंस हैं वो कमेटी तो फॉर्म कर ही रहे हैं मदद के लिए, लेकिन साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ ट्रेड सैंक्शंस भी लगा रहे हैं। तो इस वक्त इतने ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं इजराइल पर दबाव बनाने के लिए कि वो गज़ा में नरसंहार को रोक दे। आप इसे कैसे देखते हैं? इन प्रयासों को सबसे पहले मैं समझना चाहती हूँ कि आप इन प्रयासों को कैसे देखते हैं? इसके आगे हम जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, वो कैसे देखें? जी देखिए, ऐसा है, जो वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, जो फिलिस्तीनियन का अपना एक
स्ट्रगल है। जी वो 108 साल पहले जब बाफर संधि हुई, बाल्फोर संधि, जी तब से चल रहा है, क्योंकि उसको लागू नहीं किया गया। जब हम उसको देखते हैं, किसी के एक जगह पे दूसरे का कब्जा होना, और इजराइल का इसमें पूरा अग्रेसर है, जो हमलावर है। तो जब इजराइल ने, अब इजराइल में बहुत से, इजराइल के हक में बहुत पक्ष में थे लोग, ऐसी बात नहीं थी। जब हम वालों ने इन पे हमला किया, जी इजराइल पे, तो वो पक्ष में पक्षधर थे। लेकिन जब इजराइल ने, जो आपने बताया भी है, जितने 65,000 से ऊपर, 65,000 से ऊपर लोगों को मार डाला, जी राशन लेने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं, कतारों में, उनको मार डाला, हॉस्पिटल में मार डाला, यहाँ तक कि जो यूएन असेंबली के हेल्प सकाया गया था, जी उसको भी स्पेयर। तो इससे पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका कहीं नई गेम खेल रहे थे, जो गेम इंसानियत के, मनुष्य मानवीय अधिकारों के बिल्कुल विपरीत है। और यूएनओ के तो मानवीय अधिकारों का जो चार्ट है, उसके तो बिल्कुल ही विपरीत है। एक हमस को माने कि उसने हमला किया, कुछ भी उसके कारण हो सकते हैं, जी लेकिन जी इसराइल ने तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। और वो तो इसराइल का एक ऐसा सबूत भी है, हर दफा वो जो भी फैसला होता था उसको मानता नहीं था। जी थोड़ा बहुत मानता था। हम अगर पिछले उसमें जाएंगे, यासर अराफात से इनका हुआ, कैंप डेविड समझौता हुआ, उससे पहले 98 में ओस्लो, 93 में ओस्लो जो अकॉर्ड हुई। जी जी लेकिन उसमें जितने अकॉर्ड तोड़ने वाले, जो संधि हुई, जो समझौते हुए, जी छोटे बड़े, कैंप वो वाला तो फैसला जो था, वो तो इन्होंने होने सिरे पूरा नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद देखिए, यूएनओ का एक जो कोई यासर अराफात को उसमें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। क्यों? क्योंकि जी वो पीस चाहती है, यूएनओ चाहती है कि पीस हो। अब जो आज की हालात है, जो जी आप देख भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, सभी मानव लोग सोच रहे हैं, जो भी जी मनुष्य अधिकारों का हनन नहीं होना देखना चाहते। तो अब क्या है कि एक दफा दोबारा जो पैलेस्टीनियन की पावर पहले यासर अराफात के समय में बहुत आगे बढ़ गई थी, जी जी लेकिन 2004 के बाद वो कम से कम होती गई। और जो उनका आपस में हमास के साथ भी उनका एक झगड़ा खुद अंदरूनी, जी अंदर में भी फतह हो। और हमास का जो हुआ जी हाँ। जी तो उसका अभी अब उतना नहीं रहा। अब जो फिलिस्तीनियन है, जो है, सब लोग इकट्ठे हैं। अभी ईरान ने कितना उनकी सपोर्ट की, लेकिन थोड़ी देर उसको दबा दिया। अब जी अमेरिका जो कर रहा है, यूएस का क्या है, हमें उसको ध्यान रखना होगा। यूएस की जो पोजीशंस की, जो उसकी सत्ता में, पूरी पूरे संसार में, पूरी वर्ल्ड में, जी पूरी दुनिया में एक राज कर रहा था, जब से सोवियत यूनियन का बिखराव हो गया था। जी जी और अब उस ताकत को कहीं ना कहीं हर जगह पे चुनौती मिल रही है, उनके अपने अंदर से भी मिल रही है। उसकी अपनी स्टेटें, कोरोना में हमने देखा, झगड़ा चल रहा था न्यूयॉर्क का, कैलिफोर्निया का, कि जी उनके गवर्नर बोल रहे थे कि हमें जी बराबर की सहायता करनी। तो एक तो अंदर से था। जी दूसरा यूरोपियन यूनियन ने, आपने बात की है, यूरोपियन यूनियन को ये इतना दबा रहे थे कि यूरोपियन यूनियन का जो अपना जो आर्थिक उनका जो है संकट, उससे जूझ रहे हैं। जी इसलिए इटली नहीं मान रहा था, वो फ्रांस नहीं मान रहा, यूके का अपना, फ्रांस जी में तो 5 दफा प्राइम मिनिस्टर बदलना पड़ा, यूके में भी 3 दफा बदलना पड़ा, जी वेस्ट जर्मनी में भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो वो लोग भी, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी कुछ हो रहा है, कनाडा में भी हो रहा है। तो बिल्कुल वो लोग भी अब जो यूएस करना चाहता है, यूएस में ट्रंप का नाम ही है, जो ट्रंप साहब करना चाहते हैं उससे बहुत सहमत नहीं है। यूएस के अंदर भी उनके एलाइज भी, जो उनके साथ में जी जी देश हैं। और यूएनओ जो है, यूएनओ में प्रभाव तो रहता था यूएस का ज्यादा सबसे। जी जी जब से सोवियत यूनियन खत्म हुआ था, तब से इसी का प्रभाव था। लेकिन अब यूएन को भी इसमें बहुत सी बातों में, भले ही वो पर्यावरण की बात हो, भले ही कोई दूसरी बात हो, भले ही जंगबंदी की बात हो, कहीं ना कहीं तो ये बोलता नहीं, जी हमारे जो व्यवसायिक हित हैं, जो व्यवसाय के इंटरेस्ट हैं, वो हम सबसे ऊपर रखेंगे। हम किसी की कोई उसका परवाह नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसको अपने ध्यान में जी नहीं रखेंगे। तो उससे एक दुनिया, पूरे संसार में
जी फिर आप सवाल कर रहे हैं ना, एक ही बात मैं बोल रहा हूँ, जी पूरे संसार में कहीं ना कहीं इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, जी तो उसमें ह्यूमन राइट्स का, बच्चों का, औरतों का, पेशेंट्स का, बिल्कुल। भोजन देने वालों का, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं आइसोलेट हो रहे हैं दोनों। एक ब्रेक लूंगी मैं, लेकिन आपने तो यूएस के इंटेंशंस पर सवाल किया है। इसराइल तो अग्रेशन दिखा ही रहा है, लेकिन यूएस के जो इंटेंशंस हैं इस पर भी एक बड़ा सवाल है। तो फिर जब वो इस्लामिक नेशंस के साथ मीटिंग करते हैं और युद्ध रोकने की बात करते हैं, तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो चल रहा है, जो ट्रंप बातचीत कर रहे हैं इस्लामिक नेशंस के साथ, या फिर यूएनजीए में जो सपोर्ट गजा के लिए या फिर फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए दिखा है, इसे पूरी दुनिया, मानवता का समर्थन करने वाले लोग कैसे देखें? हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्यारेलाल, जैसे आपने कहा कि अमेरिका के ही इंटेंशन जो है इसमें बड़ी खोट है, तो मैं समझना चाहूँगी अमेरिका जो जानता है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में इस वक्त जो है 25 लाख फिलिस्तीनी रहने को मजबूर हैं, ये परिस्थितियां हैं। और ये जो आंकड़े हैं कि आपने भी कहा जो नरसंहार है, यूएन के साथ भी अमेरिका की जो तलखी है वो बढ़ गई है। वो सीधे सीधे धमकी देते हैं, आते हैं और कहते हैं, पहले वो टेलीप्रॉम्प्टर ख़राब होने के लिए दोष देते हैं, फिर जो है एस्केलेटर ख़राब होने के लिए भी ट्रंप दोष देते हैं। क्या ट्रंप जानबूझकर ये एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं दुनिया भर के देशों के सामने? क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं कि उनके इंटेंशन ही सही नहीं है, वो क्या इस ज़मीन पर वाकई कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल के साथ? क्या हम माने कि फिर दुनिया के तमाम ये जो प्रयास हैं ये कैसे रंग लाएंगे? और मैं उस साजिश को ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूं जो आपकी नज़र में इसराइल और अमेरिका मिलकर रच रहे हैं फिलिस्तीनी राष्ट्र के खिलाफ। जी देखिए, फलस्तीनी राष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे जो संसार है, पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल एक गुट बन रहा है। जी इवन यूरोपियन यूनियन की वो उतनी उनको चिंता नहीं है जितनी इन दोनों का, क्योंकि अग्रेसर जो है, हमलावर जो लोग करते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे हैं इस मामले में। लेकिन इनमें एक अंतर है, इजराइल नेता ने जैसे ओपन बोल सकता है सीधा कि हम नहीं ऐसे ही करेंगे। जी जो ट्रंप साहब हैं, जो यूएस है, उसके इंटरेस्ट जो हैं, जो उसके कूटनीतिक इंटरेस्ट हैं, वो ये नहीं इजाजत देते कि वो इतना ओपन बोलें, खुल के बोलें कि हम तो नरसंहार करेंगे। वो ये बात बोलेंगे, नहीं नहीं नरसंहार नहीं हम चाहते, हम तो मानवाधिकारों का पूरा सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन ये है ही है। अब जब उन्होंने अरब देशों से मीटिंग किया, कई लोग सोचेंगे, देखने में ऐसे लगता है यार ट्रंप साहब तो इसका मतलब इनका वो अपने तरीके से युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन वो युद्ध रोकना चाहते हैं ट्रंप के नाम से। वो यूएनओ के दखल से नहीं रोकना चाहते। आप नहीं चाहते, जैसे भारत पाकिस्तान में भी ट्रंप यही बोलते रहे ना कि मैंने युद्ध रुकवाया है। बिल्कुल, भले ही बाहर तो वो यूएनजी में भी जाके कहते हैं कि मैंने तो इतने वॉर रुकवा दिए, मुझे तो नोबेल पीस के लिए भी जो है रिकमेंड किया गया, लेकिन आपने क्या किया? जी अब जो अग्रेसर लोग हैं, चाहे वो अपने देश में हो चाहे बाहर में हो, वो ऐसे ही बोलता है कि मैं तो पूरी दुनिया में युद्ध रखवा रहा हूँ, मैं तो पूरी दुनिया में शांति चाहता हूँ। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया में शांति की बात करते रहते हैं, तो वो भी कहते हैं मैं यूक्रेन का युद्ध रखवा दूंगा, मैं बात करूंगा। ट्रंप तो उसके बहुत आगे है हमारे देश इस मामले में। अब वो ट्रंप ये चाहता है कि जो गजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में इजराइल का जो भी कोई फैसला हो, शांति हो, शांति वार्ता हो, कोई टेम्परेरी अस्थायी कोई थोड़ा टिकाव हो, उसमें ट्रंप का नाम होना चाहिए कि ट्रंप ने करवाया है, यूएस ने करवाया है। अगर वो उसका नाम नहीं आता तो वो नहीं होने देगा। एक तो बात ये है। अब वो जो कराना चाहता है उसमें क्या है, उसमें कोई गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक या पैलेस्टीनियन की कोई बात नहीं है। उसमें जो हित पूरेगा वो तो इजराइल के ही पूरेगा, इजराइल की बात ही मानेगा। इजराइल अग्रेसर है, क्योंकि इजराइल के साथ जितने जैसे पहले मसद में जैसे अटैक किए, जैसा सब कुछ हुआ, हम सब जानते हैं। यहाँ तक कि यासर अराफत को मारने की जब उनकी साजिश इजराइल की, पूरे का पूरा उसका प्लेन को कराए, प्राइवेट प्लेन को भी।
जी प्राइवेट कंपनी के प्लेन को भी वो सफल नहीं हो तो दूसरी बात है, ठीक उसकी है। जो डेथ पे भी जो किया। सो आज जो ट्रंप साहब की कोशिश है वो यूएन कोशिश को मैं जो समझता हूँ, यूएन के जो प्रयास हैं कि ये दुनिया ये संसार पूरे एक तरफ हो रहा है। जी जी 75% देशों ने तो पहले ही इसको पहचान मान्यता दे दी थी। जी जी अब ट्रंप की एक लास्ट एफर्ट है। वो लास्ट एफर्ट क्या है कि यूएन के जो प्रभाव है, जो यूएन कर रही है, जो जनरल असेंबली ने किया है, जी जी तो महासभा ने जो किया है यूएन की ने, उसको अनडन करने के लिए, उसको उसका प्रभाव ठीक है। कम मैं करने के मैं लिए एक सवाल लेना ये चाहती हूँ करना। फिर। जी हाँ जी। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, फिर ये कहें कि ट्रंप जो इस्लामिक देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं वो असल में इजरायली रिप्रेजेंटेटिव बनकर मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रंप की शर्तों पर ही यहाँ पर गजा युद्ध रोका जाएगा तो उसमें इजराइल का जो प्रभाव है वो ज़्यादा दिखेगा, और जो गजा के लोगों की जो चिंताएं हैं या फिर फिलिस्तीनी अथॉरिटी की जो चिंताएं हैं उसका प्रभाव अपने आप जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर ये माने कि 8 इस्लामिक देशों के साथ ट्रंप की मुलाकात, ट्रंप की इन देशों के साथ मुलाकात नहीं बल्कि ट्रंप बतौर इजरायली रिप्रेजेंटेटिव मिल रहे हैं? सीधा रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं कहेंगे हम। जी अगर वो कहेंगे फिर तो इजराइल का भी एक वर्चस्व नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन वो इजराइल के हित की बात करता है। जी इंडिपेंडेंट मिल रहा है, हित वो इजराइल का पाल रहा है, इंटरेस्ट वो इजराइल का देख रहा है, जी गाजा का, पैलेस्टीनियन का, वेस्ट बैंक का नहीं देख रहा। और जी उसमें क्या है, जेरूसलम का जो झगड़ा था, जो उनका देखिए, जो पैलेस्टीन है उनको अपने घर से उनको स्टेट ही नहीं मानने को तैयार है। जी एक बात हम ये मानने वाली कि बिल्कुल। पूरी स्टेटलेस उसको बना दिया, जिसका अपनी जगह पे इजराइल को तो वहां आने का 1948 में जो एक इन्होंने क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी इनके पास था, इंग्लैंड के पास, तो उन्होंने तब इनको बोला ठीक है आप यहाँ आ सकते हैं, इधर उधर ये इधर उधर। तो उसके बाद वो मालिक बन गए। जी अब हमारे एक आप अरेबियन नाइट्स में कहानी जरूर पढ़ी होगी, जर्नलिस्ट तो बहुत तेज होते हैं कि वो कैमल जो था, ऊँट, वो अंदर जाता कि मेरे को थोड़ा अपना फेस अंदर ले जाने दो, उसके बाद पूरे का पूरा उसको निकाल देता, खुद चला जाता है। जी जी इजराइल भी वैसे कर रहा है कि जो पैलेस्टीनियन है इनका कोई जगह रहे ही ना, ये रिफ्यूजी बन के ही रहें, हमारे जी पे डिपेंडेंट रहें, ये स्टेटलेस रहें, इनका कहीं कोई अधिकार ना हो, ये बात है। अब ट्रंप का भी यही इंटरेस्ट है, जी एक मिनट मैं अभी फिर जी ट्रंप का भी यही इंटरेस्ट है कि जो इजराइल तो अग्रेसिव है, इजराइल तो पूरी दुनिया में स्पाइंग में आप जानती हैं इंडिया में कितनी स्पाइंग करता है, जो जी भी किसी भी जो है गतिविधि जो मनुष्य मानवीय अधिकारों को या किसी देश की प्रभु संप्रभुता को जी कोई हमला करने का तौर तरीके, टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, गुप्त हमले हो, वो ये करते हैं, आक्रमण करते हैं। जी सो जी इसलिए ट्रंप साहब उनके साथ हैं, उनके पक्ष में बात करेंगे, लेकिन दिखाने के लिए वो करेंगे क्योंकि अरब देशों का बड़ा बहुत महत्वता है इसमें, बिल्कुल महत्व बिल्कुल है। बिल्कुल सो इसलिए वो ट्रंप इन देशों को इकट्ठा करके उनकी कोशिश ये है कि आप यूएन जनरल असेंबली में इनके पक्षधर होने की बजाय आप मेरे साथ मिलके हम समझौता कराएंगे, उनको भी तो थोड़ा क्या बहुत यूएन की एकता में फूट डालने की भी कोशिश ट्रंप की, आप इसको कहेंगे? वो तो है ही, ट्रंप तो उनको फंड देने से मना कर रहा था। जी ट्रंप साहब ने कहीं भी उनकी जो यूनिसेफ है, WHO है, यूएनओ इटसेल्फ है, जी यूएनओ इटसेल्फ, उसके पास क्या कहाँ से पैसा आता है? देशों से पैसे आता है ना, जी मेंबर जी देशों से। उसमें जो यूएन है, यूएसए, वो सबसे बड़ा फंडेड है। जो उसका फंडिंग एजेंसी है, देश है, वो जी तो सबसे बड़ा यूएस ही है। बिल्कुल बेसिकली यूएनओ बनी ही यूएस के हिसाब से है। जी अभी जब हम देखते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, वो सेकंड वर्ल्ड ब्रेटन वुड सिस्टम से जो बना, जी इंग्लैंड, अब इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो इंग्लैंड बहुत शक्तिशाली था, सशक्त था। अब इंग्लैंड बहुत कमजोर हो गया। अब अमेरिका ये चाह रहा है, यूएस ये चाह रहा है कि पूरे का पूरा हमारा वर्चस्व रहे इस दुनिया में, जी हम जो जी कहें वो चले। यूएन अगर रहती है, यूएन कुछ करती है, तो जैसे एक पंचायत होती है, जितनी भी कमजोर हो, जी जितनी भी वो लाचार हो, इसके बावजूद उसका पंचायत का एक वर्चस्व होता है दुनिया में, लोग उसको बिल्कुल मानते हैं। सो इसलिए ये ट्रंप साहब की आप एक दुविधा है, इसके मन बिल, में ये एक चिंता है कि कहीं जो मैं बाकी दुनिया में कर रहा हूँ, ये महासभा जो है, जो यूएन है, जो यूएनसी है, ये जी सब मेरे उस एफर्ट को रोक रहे हैं। देखिए बिल, एक एक लाइन में फिर मैं आपका देता हूँ। जी यूक्रेन युद्ध में क्या किया,
ट्रंप साहब चाहते थे कि यूएनसी में भारत जो है वो रशिया के खिलाफ वोट डाले। बिल्कुल। तो भारत ने बोला नहीं, हम तो न्यूट्रल रहेंगे, हम तो जंग बंदी के हक में हैं। जी। तो ट्रंप साहब नाराज हो गए। सो इसलिए ट्रंप इज यूजिंग हिज पावर टू पुश द यूएन, द इंटरनेशनल एजेंसी टू वन साइड। ठीक है। एंड जी जी, yes, एक ब्रेक लूंगी यहाँ, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन लौटेंगे ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग लगातार जुड़े हुए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए दुनिया के तमाम मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो लीडर्स हैं, वो वाकई में क्या गंभीर प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, जब ये खबर आती है सामने कि ट्रंप इस्लामिक नेशन से मिलेंगे, लेकिन ट्रंप के इरादे तो इजराइल के मजबूत साथ देने के हैं, ऐसे में मैं यूरोपीय यूनियन और साथ ही साथ ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों का रुख जानना चाहती हूँ। अगर वाकई ये तमाम देश गंभीर हैं गजा में हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए, फिलिस्तीन राष्ट्र का अस्तित्व वाकई में हकीकत का जो है सामना कर सके, इसके प्रति अगर उनकी इंटेंशन, नीयत गंभीर है, तो क्या उनको इस्लामिक देशों के साथ मीटिंग फिक्स करनी चाहिए थी, जो हम नहीं देखते हैं। किसी भी तरह का जो सीधा का सीधा डायलॉग है बिटवीन वेस्टर्न वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड हम नहीं देखते हैं। अमेरिका की तरफ से ही प्रयास होता हम देखते हैं। जी देखिए, ऐसा है, जो यूरोपियन यूनियन है वो अपने आप में भी बिखराव में है, कोई इकट्ठे तो है नहीं वो। जी अभी जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ये मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हम बोल सकते हैं, जी जी ये तो फिर भी एक दूसरे के नजदीक है, हालांकि ये भी बहुत इनका लड़ाई झगड़ा रहता है। तो लेकिन ये बहुत छोटे छोटे एक तो देश है। ठीक है। दूसरा, इनका जो इनकी इकोनॉमी भी एक आयल इकोनॉमी के सिवाय इनकी बहुत बड़ी इकोनॉमी, बहुत बड़ी उस तरीके से एडवांसमेंट नहीं है। इसका वर्ल्ड ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा शेयर ठीक नहीं है। है। जी अब जो यूरोपियन यूनियन है उसके पास दो बातें हैं, एक है अमेरिका से झगड़ा करे, दूसरा है यूएन के साथ जाए, जी तीसरा है कि जैसे आपने बोला कि अरब वर्ल्ड के साथ क्यों नहीं बात करते। अरब वर्ल्ड के साथ बात करने के लिए यूरोपियन यूनियन में कहीं कोई एकता नहीं है। एकता तो होनी चाहिए ना, एक देश तो कर नहीं सकता, कोई फ्रांस हो चाहे हो। तो उसमें एक बात पे उनकी एकता है, एक है वो है महासभा में जाने का, ठीक है। वहां जाके बात करने का। वही उनकी ताकत ज्यादा है। इनके पास आएंगे तो इनकी ताकत कम होगी, क्योंकि इनके पास तो अपनी ताकत नहीं है। यूएन महासभा की जो बड़ी ताकत है, जी चाहे जी कुछ भी कहें हम, बिल्कुल। कानून के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्थिति में वो बड़ी ताकत है। और बिल्कुल। यूरोपियन यूनियन अपने आप में, वो जितने मुल्क हैं उनकी अपनी एक ताकत है। और उन्होंने, पुर्तगाल ने जैसे उसको मतलब रिकॉग्निशन दे जी दिया, तो ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। जी ये जो उनका जो रिकॉग्निशन देना है अपने आप, कनाडा ने दे दिया, तो उससे उनकी एक ताकत बढ़ती है यूरोपियन यूनियन की, कि जी। देखिए हम उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, हम महासभा में जाके इसका पूरा केस लड़ेंगे। जी। क्योंकि महासभा जब उनके साथ है, वो ज्यादा बड़ी ताकत है, जो ये अरब के देश हैं, जी जी जिसको जी मॉडर्न वर्ल्ड बोल सकते हैं, उनके साथ उनकी ताकत उतनी नहीं बनती। ट्रंप साहब यहाँ क्यों जा रहे हैं? ट्रंप साहब इसलिए जा रहे हैं कि ना तो यूरोपियन यूनियन उनके साथ है, जी ना महासभा उनके साथ है यूएन की, ना वो कोई बाकी जो मुल्क हैं, भले ही भारत हो, भारत थोड़ा ये बीच विचाले में कर रहा हो, लेकिन चाइना तो बिल्कुल नहीं है। जी तो उस रूप में अब ट्रंप साहब के पास एक ही तरीका रह गया कि जो ये कमजोर से मुल्क है, लेकिन इनका अपना एक है कि अरे मुल्क है, जी जी मुस्लिम मोहम्मदन वर्ड है, हम इनको अपने कब्जे में लें, क्योंकि झगड़ा भी मोहम्मदन का है, ईसाइयों और मोहम्मदन का ही है ना बेसिकली, तो ज्यूज एंड मोहम्मदन का। तो उस रूप में ट्रंप साहब, क्योंकि एक ताकत तो है ही उनकी, वो अरे अरब वालों से बात करेंगे तो उनकी ताकत बढ़ सकती है, चाहे 1% बढ़े जी, और उनका वर्चस्व भी ऊपर रहेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन उनसे बात करके कमजोर होगी। यूरोपियन यूनियन महासंघ में जाएगी तो ज्यादा जनरल असेंबली में बात करेगी, यूएनसी में बात करेगी, यूएनओ के साथ जाएगी, तो उनका वर्चस्व। इसलिए इनकी जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, इनका भी आपस में एक जो आपस में तनाव है, उस तनाव में यूरोपियन यूनियन को डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के रूप में महासंघ के यूएन जनरल असेंबली के साथ जाना ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल
ज़्यादा मुफीद है। मैं समझना चाहती हूँ इसमें तुर्की के रोल को आप कैसे देखते हैं फिर? तुर्की एक ऐसा देश है जो नेटो में भी सक्रिय है, एक ऐसा देश है जो वेस्ट एशिया में भी एक अच्छी खासी ताकत है, और वो जो है इस्लामिक नेशन में भी जो है अपनी पैठ रखता है, ब्रिक्स में भी है। तो क्या तुर्की का दक्षिण पंथ की तरफ आगे बढ़ना, ये गज़ा के लिए जो है विध्वंसक काम इसने किया, इसने जो है गज़ा की तबाही का में जो है एक बड़ा कारण इसको माने कि अर्दोआन की जो कट्टरपंथी सोच है, इस वजह से गज़ा के लोगों पर ये स्थिति आई है, या फिर अर्दोआन के पास मौका है, वो इस स्थिति को सुधार सकते हैं? क्या गज़ा के लोगों को अर्दोआन की तरफ देखना चाहिए कि अगर उनके दिन, उनके भविष्य सुधरने की अगर कहीं से गुंजाइश है, कहीं से रास्ता निकलेगा, तो तुर्की और तुर्की में अर्दोआन की लीडरशिप से? जी नहीं, मेरे हिसाब से जो हम बैलेंस ऑफ फोर्सेस देखते हैं जी जी संसार में जो जी है, वो अभी भी यूएन के पक्ष में है। अगर ये तुर्की के पास जाएंगे, तुर्की तो अग्रेसर है, जी तुर्की तो आप बोलती हैं जैसे विध्वंस की तरफ जा रहे हैं। जी जी तुर्की ने भारत ने जी को तुर्की नहीं दिया था बिल्कुल, कि हाँ हम आपके साथ। राइट विंग तो का तुर्की का वर्चस्व। जो राइट थिंकिंग है तुर्की की, वो राइट तरफ को जा रहे हैं। जी तो जो उस थिंकिंग के कारण अब अगर हम सोचें कि भाई शायद फलस्तीनियन उनके साथ जाएंगे, तो उनके साथ तो जो अग्रेसर टाइप है, जिसकी एटीट्यूड धर्म पे, जाति पे या किसी विश्वास से है, वो और अग्रेसर है। जी उसके साथ फलस्तीनियन क्या है, वो विक्टिम है। जो जी विक्टिम है जी जी वो तब किसी ऐसे जरवाने के पास जो अग्रेसर हो उसके पास तब जाता है जब उसके पास और कोई ना हो। बिल्कुल। अब पैलेस्टीनियन के पास तो इतनी बड़े संख्या में लोग आ गए हैं, राष्ट्र आ गए हैं, और जो संयुक्त राष्ट्र का महासंघ है, जनरल असेंबली, जी उसके पक्ष में खड़ी है। जी तो इतनी बड़ी ताकत को उसको छोड़ना, सोचना भी जो है, और तुर्की हो, भले ही अमेरिका हो, भले ही वो ठीक है इजराइल प्यारेलाल का- सर जी। हाँ ऐसे में मेरा सवाल है कि ये मंच जो है, अंतर्राष्ट्रीय मंच जो है, ये मजबूती से फिलिस्तीन राष्ट्र के साथ खड़ा तो है, लेकिन इसे प्रतीकात्मक कहा जा रहा है। इसने इजराइल के अग्रेशन को नहीं रोक पाने की जो है अपनी अक्षमताओं का प्रदर्शन अब तक किया है। यूएन की तरफ से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट आती है, इजराइल को नरसंहार का दोषी पाया जाता है, इसके बावजूद इजराइल लगातार नरसंहार कर रहा है, उसे कोई नहीं रोक पा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिर हल कहाँ से निकलेगा? जी बिल्कुल ठीक है आपका सवाल, जी देखने में ऐसे ही लगता है। जी लेकिन मैं आपको एक बात अपनी सुना रहा हूँ। 1963 में, जी 62 में, तो मेरे को एक डेक्लेमेशन कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। तो मेरे को बोला गया कि यूएन का क्या भविष्य होगा। जी आपने क्योंकि यूएन में सवाल किए, तो मैंने वहाँ यूएन के विरोध में बोलना था। जी दो थे ना, एक पक्ष में बोलता है, जी पक्ष में बोलने वाले तो बहुत थे, तब नया नया था। तो मेरे को बोला गया नहीं नहीं आप तो बोल सकते हैं इसके। मैंने बोला देखिए, लीग ऑफ नेशन बनी फर्स्ट वर्ल्ड के बाद, उसके बाद हमने देख लिया क्या हुआ है। ये भी उसी की एक बेटी है, थोड़ी सी ज्यादा सशक्त है। अब जी यूएन के पास कौन सी फोर्स है? तब मैंने बोला था जो 87 में अमेरिका ने कर दिया। 62 में मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट डिक्लेरेशन में बोला कि अगर अमेरिका के हित में उल्ट जाए कोई बात नहीं होगी, वो बोलता है हम तो करेंगे, हम तो जंग करेंगे। तो यूएन कहाँ रोकेगा? यूएन के अपनी तो फोर्स ही कोई नहीं है, यूएन के पास तो पैसा भी कोई नहीं है। जो फंडिंग देश है, बाकी देश कमजोर हैं, उतने हैं। एक तो बात ये है। जी सो उस रूप में यूएन उतना नहीं है। लेकिन अगर तो हम चाहेंगे कि यूएन आज ही इजराइल को ऐसे कर दे, वैसा कर दे, तो वैसा होगा जैसे हम, जो असली यूएन की ताकत है। यूएन की ताकत क्या है? यूएन की ताकत पैसे से नहीं है, धन से नहीं है। यूएन की ताकत आर्मी से नहीं है, सैनिक बलों से नहीं है। यूएन की ताकत एक मॉरल फोर्स है, एक तो एक यूनिटी की फोर्स है। अब है। जब इतने राष्ट्र यूएन के साथ हैं, जैसे गांव की पंचायत होती है, ठीक है। अभी हमारा किसान आंदोलन देखा, किसान आंदोलन के पास कौन सी ताकत थी? जीत के आए थे ना। सो इसलिए अब यूएन जो कर रही है, मेरे हिसाब से तो बड़ा काम कर रही है। देखने में तो ऐसे कोई भी उसको क्रिटिक तो ये बोलेगा, क्या उसका क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए कि ये क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, उनके अपने रीजन है। लेकिन मेरे को ऐसे लगता है कि अभी तो सांस भी नहीं आ रहा था। यूएन हैज टेकन ए स्टेप इन इमरजेंसी
to support Palestinian to such an extent जी that they keep standing. वो खड़े तो रहें, जी वो अपना बात तो रखते रहें। अभी तो इतना टूट गए थे वो, इतना उनका, हालांकि उनके हुती अभी भी वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन दुनिया की नजर में बहुत कमजोर हो गए थे। जी वो कमजोर होकर भी लड़ रहे थे। उनको समर्थन देना जो है ये ज्यादा अच्छा है, इसकी बजाय को इजराइल के साथ यूएन बोलते तो है कि एग्रेशन करता है। जी देखिए, जो इजराइल कर रहा है उसको भी वो शब्दों से बात कर रहा है, बिल्कुल फलस्तीन के हक में भी शब्दों से बात कर रहा है, लेकिन दोनों में शब्दों में अंतर क्या है, एक लाइन में बता के फिर आपका सवाल लेता हूँ। जी जी प्रश्न जी वो ये है कि फलस्तीन के पक्ष में 75-80% नेशन खड़े हो गए। जी जी अब तो प्रैक्टिकली तो दो ही रह गए। अगर हम देखें जितने हैं, ये आइसोलेट हो रहा है इजराइल। जी उसको ऐसे आइसोलेट करना, मैं पूरी जीवन में डिप्लोमेसी देखी है, उसको ऐसे आइसोलेट करना बेहतर है, इसकी बजाय कोई मिलिट्री ऑपरेशन, कोई उसके अग्रेसिव स्टेटमेंट देने की बजाय एकता की स्टेटमेंट देके नहीं ये बुरा हो रहा है, बस इतना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो मैं समझना चाहूँगी कि फिर आप एंटोनियो गुटरेस के जो बतौर जनरल सेक्रेटरी रोल है उसको कितना क्रेडिट देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी मैं प्यारेलाल गर्ग जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि गज़ा में नरसंहार तो जारी है, लेकिन यूएनओ की आवाज़ कितनी मजबूत होती जा रही है तमाम मुल्कों के समर्थन के साथ। ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है और सीधे चलते हैं डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जी के पास। प्यारेलाल सर, समझना चाहूँगी कि यूएन जिसको कहा गया कि दो युद्ध के समय इसका अस्तित्व जो है इस पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है, तो क्या गज़ा कॉज को लेकर जिस तरीके से यूएन में सदस्य देशों ने एक सुर मिलाया है, क्या इसने इस जो सवालिया निशान है उसको धो दिया है? और समझना चाहती हूँ कि एंटोनियो गुटरेस की फिर जो भूमिका रही है इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो है कि व्यक्ति जो है पदासीन होता है, उसकी भूमिका तो रहती है, लेकिन उससे बड़ी भूमिका जो हमें देखने की जरूरत है। अब दुनिया में एक संसार में चल रहा है जी हीरोइज्म, एक हीरो होना चाहिए। तो हीरोइज्म संसार को कभी भी संसार में वो बदला नहीं लाया, चाहे वो हिटलर भी था, चाहे वो कोई और भी था, लेकिन लोग बदला लाते हैं, जनता लेके आती है। ठीक है। जनता में देश, अब हम यूएन के लिए तो कोई 800 पब्लिक करोड़ नहीं। लोग तो नहीं ना जाएंगे, यूएन के लिए तो राष्ट्र जाएंगे। जी अब राष्ट्र उनके लिए लोग हैं, तो राष्ट्र यूएन के पास ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो नेचुरली उसके जो जनरल सेक्रेटरी हैं तो उनका एक भूमिका है। किसी भी संघ में किसी भी उसके जो पदाधिकारी अधिकारी होते हैं उनकी एक भूमिका होती है, ठीक और है। वो पक्ष में है। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूँ अभी भी, कि देखने में भले ही यूएन बातों से बात कर रहा हो, ठीक भले है। ही एक कई दफा बोलते हैं जिन्होंने वोट डाल दिया, इन्होंने उनके पक्ष में बयान दे दिया, जी वक्तव्य दे दिया, इससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होता है जब लोग, हम ह्यूमन साइकोलॉजी जब समझते हैं, जब हम प्रशासन की, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमिक्स की, जो पूरी वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग है, ये ट्रेड कैसे चलता है। आप जी सोचिए, एक बात से इधर लेके जाता हूँ। आज हो जाए कि जी 500 का नोट तो बंद हो रहा है, अमेरिकन डॉलर तो कब को बंद हो रहा है, तो जी बैंकों में भीड़ लग जाएगी अमेरिका में भी, यानी तो बिल्कुल। डॉलर ही बंद हो जाएगा। सो जो एक ओपिनियन होती है, अब ओपिनियन जो है, ये ओपिनियन एक देश नहीं बना सकता था, ये ओपिनियन 4 देश नहीं बना सकते थे। यूएन महासभा ने जनरल असेंबली में जितने बड़ी ओपिनियन बना दी देश दुनिया में, भले जी ही वो आज ही उसमें सफल ना हो, जी ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष में जो गाजा पट्टी के, वेस्ट ठीक बैंक है। के, जी यूनियन के पक्ष में ये बात जो हुई है, उसमें जो जनरल सेक्रेटरी है उसका, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, डॉक्टर सर्विंग डॉक्टर्स का, जी तो जी मेरे को मालूम है हमारी भूमिका, लेकिन हमारी ताकत क्या थी? हमारे लोग। इसी तरह जो गुटरेस की ताकत है, वो ताकत तो राष्ट्र है ना, बाकी जी जी दुनिया के राष्ट्र उसके पक्ष में आ। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि दक्षिणपंथी विचारधारा जो राइटिस्ट हैं उनका कुनबा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जो ह्यूमैनिटी है वो अपने सबसे बुरे दिनों का सामना कर रही है। और ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ क्या वाकई ये जो सवाल है वो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे गंभीर सवाल है? पूरी दुनिया इसका जो है दीदार कर रही है, और फिर बात आ जाती है भारत की भूमिका, भारत की रणनीति का। इस एक सवाल को आप हमारे दर्शकों के सामने किस तरीके से पेश करेंगे?
कि एक बात आपकी बिल्कुल मैं सहमत हूँ जी कि दक्षिण पंथ जो है वो अग्रेसिव हो रहा है। जी। केवल दक्षिण पंथ अपनी बात ही नहीं कर रहा, अग्रेसिव हो रहा है, हमलावर रुख आक्रामक है। आक्रामक क्यों है? जी क्योंकि दक्षिण पंथ हार रहा है दुनिया में। दक्षिण पंथ ने जो जो भी नीति उन्होंने की, जी राजनीति, जो हमारी अर्थव्यवस्था, उसमें भी दक्षिण पंथ की भी राजनीति है एक, लोगों की एकता में, उसमें दक्षिण पंथ पंथ पीछे जा रहा है, पछड़ रहा है। लेकिन जो लोग मानवता को इकट्ठा करना चाहते हैं, मानवता के अधिकारों की बात करते हैं, उनका हनन नहीं चाहते, भले ही वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरफ ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि ये हनन ज्यादा हो रहा है इधर दक्षिणपंथी का। जी जो जी भारत है, भारत में सरकार तो दक्षिणपंथी रूप लेना चाहती है, व्यक्ति तो कुछ ऐसे हैं, देश में भी दक्षिणपंथी रूप लेते जी हैं, जी लेकिन जी। देश की जनता जो है वो देश का एज नेशन, भारत एक नेशन के रूप में वो नहीं ले सकता। आप एक बात देखेंगे, ये जो भारत का इजराइल स्वभाव के, है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं बताता हूं, जी इजराइल के पक्ष में इंडिविजुअली हमारे मोदी साहब चले गए, लेकिन यूएनसी में हम इजराइल के पक्ष में वोट नहीं डाल पाए। जी जी ये क्योंकि यूएन पक्ष में हम देश के रूप में गए हैं, इजराइल में नेतन्याहू से मोदी साहब का अपना जो है, उनका जो भी लेना है उनसे, पेगासस एंड ऑल दैट। सो बिल्कुल। इसलिए दोनों में अंतर है कि हमारा देश जो है वो दक्षिणपंथी ताकतें जहां हैं वो थोड़ी सशक्ति हुई है, उनकी सशक्तिकरण हुआ है, जी लेकिन उसके खिलाफ विरोध में हमारा देश अभी भी दक्षिणपंथी नहीं बन रहा। जी दक्षिणपंथी किसी भी, भले ही वो इसका यूक्रेन का युद्ध था, भले ही ये था, भले ही वहां से रशिया से तेल लेके जी दूसरे देशों को, फ्रांस वगैरह को बेचना, चाहे हमारा आर्थिक हित भी था, लेकिन हम उस बतौर एक नेशन जी। राष्ट्र के रूप में हम दक्षिण पंथ में अभी नहीं जा सकते। बिल्कुल, आपने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में जो भारत का स्वभाव है वो दक्षिणपंथ स्वभाव नहीं है, इसीलिए जब भारत एक राष्ट्र के रूप में प्रतिनिधित्व करता है तो भारत की जो सोच है वो मानवता और उसके हितों से जुड़ी हुई नज़र आती है। एक सवाल, जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट जब यूएनजीए में बोल रहे थे तो उन्होंने इस कॉज के लिए एक आर्मी की बात कही है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि जहां पर मानवता के हितों को या फिर मानवता को कुचला जाए तो फिर हमारी एक आर्मी होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन की एक आर्मी होनी चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट इस समय पूरी दुनिया में जो परिस्थितियां हैं इसको भी देखा जाना चाहिए, इस पर भी एक नज़र या फिर विचार ज़रूर किया जाना चाहिए? जी देखिए, दुनिया में दो तरह के विचार हैं। जी एक विचार है कि लोहे को लोहा काटता है, किसी को भी जहर को जहर कर, विष को विष ही काटता है। बिल्कुल। हम जैसे सांप का विष के लिए विष ही देते हैं, हम जो ओपियम का इफेक्ट हो जाता है तो उसके लिए दूसरा भी विष ओपियम का ही होता है जो हम जी उसको जी उतारने के लिए। एक तो ये जी। विचार है, ये होता है व्यक्ति तौर पे, व्यक्ति देने का, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है। दूसरा सोल्यूशन होता है उसके पैरेलल एक अल्टरनेटिव देना। जी अब एक दक्षिणपंथी हैं जो आर्मी पे, आर्म्ड फोर्सेस पे डिपेंड कर रहे हैं। देखने में ऐसे लगता है कि हम भी ऐसे आर्म्ड फोर्सेस क्यों ना करें, बिल्कुल पुलिस बिल्कुल। हमारे पे लाठी चलाती है, हम पुलिस के बराबर लाठी क्यों ना चलाना शुरू कर दें, हम अपने डंडेबाज क्यों ना रख लें। नहीं, देखने में ऐसे लगता है, छवि लगता है, जी लेकिन जब हम दीर्घकालीन इन बातों को देखते हैं लंबी अवधि के लिए, तो हमें मालूम होता है कि जब लोगों का एकता जो लोगों की है वही मानवता को बचाती है। मानवता को हथियारों ने कभी भी नहीं बचा। फर्स्ट वर्ल्ड बहुत ही वॉर हुआ, शानदार बात सेकंड कही वर्ल्ड वॉर। आपने। जी तो इसलिए मेरे हिसाब से वो फोर्सेस का कोई फायदा नहीं है। ये जो ताकत है जनरल असेंबली की, ये बहुत बड़ी है, ये मॉडर्न फोर्स होती है। मैं देखता आया हूँ बचपन से, जब जी गांव की पंचायत इकट्ठी होकर बोल देते थे ये जी गलत है, ये नहीं करना, बड़े बड़े जो होते थे ना, कत्ल करते थे लोगों जी पर, कातल होते थे, वो भी डर जाते थे, यार अब तक गांव की पंचायत ने बोल दिया। तो बिल्कुल इसलिए जनरल असेंबली की बहुत बड़ी ताकत है, उसको मैं कम करके नहीं देख सकता। बिल्कुल। तो इस असेंबली से जो है पूरी दुनिया में जो मानवता के समर्थक हैं, मानवता के हितों पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग, आपने समय दिया स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े।
अब तक बहुत सारे जानकार यही कह रहे हैं कि यूएनजीए में जो भी बातें गज़ा के लिए कही गई हैं, फ़िलिस्तीन राष्ट्र के लिए कही गई हैं, ये प्रतीकात्मक है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि जब भी हिंसा ने अपना सर उठाया है, मानवता की एकता ने उसका सर कुचला है। हिंसा का जवाब हिंसा से देना दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से सही नहीं होता। लेकिन आप दर्शक इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? गज़ा में भूखे बच्चों की जो तस्वीरें आती हैं वो विचलित करती हैं। ऐसे में यूएनजीए में जो प्रयास हुए हैं उसे आप कैसे देख रहे हैं? हम तक लिखकर पहुंचाएं। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपना ईमेल भेज सकते हैं। जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।